कोई सिंपोजियम हुआ है और उसमें अलग अलग तरह की बातें निकल के डिस्कशन में आ रही है और एक तरह से पैनल डिस्कशन लग रहा है, जैसे टेलीविजन में होता है ना कि पैनल डिस्कशन होता है, तो सब तरह के लोगों ने अपनी बात रखी है। इतनी मुख्तलिफ तकरीरें कांग्रेस के फोरम पे मुश्किल से मिलती, तो एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, वगैरह वगैरह। मोहतरम अमीन भाई, जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब ने कहा कि वो 3 बार शानदार एमएलए हुए, इसलिए मैंने पहले नाम आपका लिया कि जब कोई अकलियती तबके का चेहरा जब परफॉर्म करता है तो उस चेहरे पर निगाह होती है और जब वो बाकी लोगों के मुकाबले में बेहतर करता है तो ये लगता है कि अच्छा देखिए इस समाज का आदमी भी ये कर सकता है, क्योंकि ये भी तो राय बनी हुई है कि इस समाज का आदमी ऐसे ही होगा, नारी खाएगा, कबाब खाएगा, पराठा खाएगा, बिरयानी करेगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जैसा कि किसी साथी ने कहा बिरयानी टाइप माहौल हो जाता है। ये बदकिस्मती है, ये है नहीं, लेकिन ये राय, सियासत जो है वो राय से चलती है। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सियासत, कि किसके बारे में क्या राय बन जाए, और जो राय बनती है वो आदमी वैसा हो या नहीं हो वही सियासत है, उसके बारे में वो राय है, वो सियासत है। तो अमीन भाई आपने बहुत परफॉर्म किया, मैं आपको बहुत मुबारकबाद करता हूँ। हुसैन नजमी साहब हमारे सरपरस्त हैं, हमारे वालिद साहब के भी दोस्त हैं, मेरे पास सर तशरीफ लाए थे जब मैं चेयरमैन बना था माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, और आपकी दुआएं और शफकत और मोहब्बत मुझे इंशाअल्लाह आगे भी मिलती रहेगी। बहन नगमा साहिबा, 2012 का इलेक्शन जब मेरा था तो आप तशरीफ लाई थी, 50,000 लोगों की मीटिंग आपने एड्रेस की थी, और उस मीटिंग से एक ऐसा माहौल बना था कि जो एक बहुत मुश्किल काम है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो उत्तर प्रदेश में जो है इलेक्शन जीतना ऐसे ही है। गोहात में आपने बड़ा अच्छा शेर सुनाया था, गोहात में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है। गालिब ने कहा था रहने तो अभी सावरो मीना मेरे आगे, मगर एक साहब यूं पढ़ रहे थे कि गोहात में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दुम है। हम को दुम पढ़ रहे थे, मुझे लगता है वो समझते होंगे। वो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दुम है, रहने तो अभी सागर मैना मेरे आगे। तो मैं कह रहा हूँ बहरहाल आप तशरीफ लाइए, और आप जो इस मीटिंग की वजह से एक बहुत जबरदस्त माहौल बना था, और आप एक चेहरा हिंदुस्तान में जब जहां जहां कैंपेन करने के लिए जाती तो आपका बहुत असर होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज इसी तरह से जिंदा और सलामत रहेंगी, आपका इसी तरह से चेहरा चमकता रहेगा। और आपने ये कहा है कि इसमें जो हमारी बहनें हैं वो कम तादाद में आई हैं, हम जरूर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे की जो मीटिंग हो उसमें हमारी बहनें ज्यादा तादाद में शरीक हो। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जिया भाई जो हमारे सरपरस्त भी हैं, मुझे याद कि एआईसीसी में पहली बार जिया भाई की उंगली पकड़ के मुकुल जी के कमरे में, जब मुकुल जी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थे और मैं एनएसयूआई की डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जौनपुर जिले का अध्यक्ष था, उसके बाद स्टेट में काम करता था। मुकुल जी उस वक्त जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने थे और जिया भाई के साथ फिर एनएसयूआई में लंबे अरसे तक काम किया वगैरह वगैरह। आपकी सरपरस्ती और दुआएं हमेशा मिलती रही हैं, इंशाअल्लाह आगे भी मिलती रहेंगी। अकरम भाई जो कर्नाटक से चल के तशरीफ लाए, बब्बू भाई जो सदर भी है और शक्लन में अकलियत के माशाअल्लाह नेता लगते हैं, और ये भी बहुत अहम। जीशान भाई जिन्होंने मेरे नाम का बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया। ये तो मैं जानता था कि नदीम के माने दोस्त है, लेकिन जावेद के माने हमेशा हमेशा रहने वाला या हमेशा साथ चलने वाला। तो मैं आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। आपके वालिद साहब के साथ मैंने काम किया था यूपी के इलेक्शन में, बड़ा खूबसूरत वो भी शेर सुनाते थे, उनकी अदबी जो समझ थी वो बहुत जबरदस्त थी। अनीस भाई, अब मैं बात को शुरू कहां से करूं मेरी ये समझ में कम आ रहा है। किसी की बात जो है वो मुझे लगा कि मेरी ही बात ये शायद कह रही है। अब बात मैं यहां से शुरू करता हूं और बिल्कुल सियासी तकरीर नहीं करूंगा,
मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात करूंगा आपसे, और वो ये है कि बार बार बात होती है बीजेपी ने 2014 के इलेक्शन में एक नया नैरेटिव सेट किया, एक नया नजरिया फिक्र सेट किया। अच्छे दिन का नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया। इसका मतलब एक बात बहुत साफ है कि बहुत लंबे नारे सियासत में नहीं चलते, वन लाइनर चलते। सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले, और इस तरह के कई सारे नारे उन्होंने दिए। लेकिन उसके पीछे जो बुनियादी नजरिया था वो एक हथियार था, और वो हथियार रोज इस्तेमाल होता है। और वो हथियार क्या है? वो हथियार ये है कि कैसे अकलियतों को, दलितों को और खासतौर से मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाए, और जो उनका सो कॉल्ड वोटर है उसको कैसे सियासी खुराक सुबह शाम को पहुंचाई जाए। तो आप ये समझिए कि जितने हम लोग बैठे हैं और बाकी हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, बीजेपी इनको सियासी हथियार की शक्ल में इस्तेमाल करती है। आपको दिखाती है कि इस मुल्क में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। यही तो हथियार है, दूसरा क्या है भाई? 15 लाख है नहीं, 2 करोड़ रोजगार है नहीं, स्वामीनाथन है नहीं, स्मार्ट सिटीज है नहीं, है क्या ये हथियार? अब हमें क्या करना है? अगर बीजेपी इस हथियार को इस्तेमाल करती है और टारगेट करती है तो वो सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं करती, वो हिंदुस्तान का नुकसान करती है। इसलिए कि तबके को आप टारगेट करोगे, मुसलमानों को, फिर दलितों को, फिर कमजोरों को, तो उससे मुल्क आने वाले टाइम पे बहुत खतरनाक शक्ल में जाएगा। मजहब कभी मुल्क को चलाने का जरिया नहीं हो सकता, और दुनिया के जितने मुल्क आप उठा लीजिए जिसने मजहब के नाम पर मुल्क चलाने की कोशिश की हो, वो कभी कामयाब नहीं हुआ। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान है। जिन्ना को आपने पढ़ा भी होगा और उनकी चर्चा खूब होती है, जिन्ना बड़े प्रोग्रेसिव थे, खूब अंग्रेजी बोलते थे और तमाम काम करते थे वो, लेकिन बाद में वो उन्होंने मजहब को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान बना दिया। 1947 में पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तान 1971 में जुबान के नाम पर अलग हो गया। पंजाबी की और बंगाली की लड़ाई हो गई, मजहब हाशिए पर चला गया, जुबान पहले हो गई। तो मजहब के नाम पर मुल्क नहीं चल सकता। नेपाल हिंदू राष्ट्र, नेपाल में लोगों ने असलहे उठा लिए कि हिंदू राष्ट्र खत्म करो, सेकुलर देश ले आओ, वहां सेकुलर हुकूमत कायम हुई, वहां संविधान लिखा गया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो आज का एस्टैब्लिशमेंट है, अगर वो इस गलतफहमी का शिकार है कि किसी एक कम्युनिटी को आप टारगेट करोगे और टारगेट करने के बाद एक नफरत फैलाओगे, ये मुल्क कामयाब हो जाएगा, ये मुल्क कभी कामयाब होने वाला नहीं। तो हमें इस लड़ाई को, कि हमें मुल्क को कामयाब करना है, इस लड़ाई को हमें दूसरे लोगों में पहुंचाना पड़ेगा। ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं। और जब क्रेडिबल चेहरे, जिन चेहरों का असर समाज में हो, जिनकी एक्सेप्टेंस दूसरे लोगों में हो, वो लोग जब इस दावत को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग उस बात को समझेंगे। आज अहम, मैंने दोपहर में भी कहा था, आज अहम ये नहीं है कि हमें क्या कहना है, आज अहम यह है खास तौर से हम लोगों को कि हमें क्या नहीं कहना है। इस बात पर खास काम करने की जरूरत है। अब एक मैं दूसरी बात करता हूं, चुनाव आ गया वहां से लोकसभा का, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि लीडरशिप खड़ी कैसे होती है। लीडरशिप खड़ी होती है मूवमेंट से, और मूवमेंट खड़ा कैसे होता है? आजादी की तहरीक खड़ी हुई, आजादी की तहरीक खड़ी हुई तो कौन लीडर हुआ? महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, ये एक नजरिए के लोग थे। कैसे खड़े हुए? तहरीक से, लड़ाई से खड़े हुए। ये सब के सब मुफक्किर भी थे। मौलाना आजाद को आप पढ़िए तो ये लगता है कि अरे भाई, एक पॉलिटिकल आदमी ऊपर से मौलाना, इतना बड़ा मुफक्किर कैसे हो सकता है कि 4 बजे सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं 4 बार, काली चाय, और इसके बाद पंडित नेहरू के बारे में लिखते हैं। मौलाना आजाद को पता नहीं आप लोगों ने कितना पढ़ा होगा, जरूर कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। मौलाना आजाद को खास तौर से जरूर पढ़ने की जरूरत है। मौलाना आजाद, जब मैं राहुल जी से मिलने गया और बार बार बात होती है, और बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ी कम उम्र में माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट ऑल इंडिया का बना दिया, और जब बनाया तो मैं खुद कन्विंस नहीं था। मैं राहुल जी से जब मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपको माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट बनना है। अरे मैंने कहा भैया ये तो बहुत सीनियर लोगों का काम है, इसमें उलमाए दीन से बात करनी पड़ेगी, दानिशवरों से बात करनी पड़ेगी, और मैं जाऊंगा तो कहेंगे बच्चा आ गया। तो राहुल जी ने कहा मौलाना आजाद को पढ़ा है? मैंने कहा भैया थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, अल-हिलाल वगैरह ज्यादा पढ़ा। बोले 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर बने थे। पंडित नेहरू
के खिलाफ खड़ा हो। कौन लोग निकले उस जमाने के? सारे नौजवान, लालू यादव निकले, नीतीश कुमार निकले, मुलायम सिंह यादव निकले, तमाम लेफ्ट के लोग निकले, सारी लीडरशिप खड़ी हुई। उसके बाद 89 में मंदिर का एक मूवमेंट, जज्बाती नारा था, बीजेपी के लोग खड़े हुए और इंतहा यह हो गई कि केजरीवाल ही अन्ना हजारे को गांधी बना दिया ले जाकर इंडिया गेट पे, और झंडा लेके लोग पागल हो गए कि एक दूसरे गांधी जिंदा हो गए। मोतबर चरणों पे काम करके अपनी को ले जाना पड़ेगा। कौम के अंदर भी काम करना है और कौम के बाहर भी आपको काम करना पड़ेगा, पैगाम देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी बात। गुरदास कामत जी के ताल्लुक से मैं जरूर कहना, और उन्होंने ये कहा कि ईद की मुबारकबाद। 29 तारीख को तुम मुंबई आ रहे हो, कन्वेंशन है स्टेट का, मैं आऊंगा, पूरी ताकत के साथ लोगों को कन्विंस करूंगा कि उस कन्वेंशन में आए। और मैं चाहता हूं कि बहुत तुमसे उम्मीद है, इस हमारी रियासत में और खासतौर से मुंबई शहर में गुंजाइश बहुत है, हम काम हकीकत नहीं हो सकती है। हालांकि लोगों ने मुझे फोन दे दिया, लेकिन इससे बेहतर खराबी हकीकत नहीं हो सकती है कि जिस पैगाम को लेकर वो सारी जिंदगी लड़े, जिस जज्बे के साथ वो लड़े, जिस कमिटमेंट और जुनून के साथ लड़े और जिसके साथ खड़े रहे। सियासत में बहुत अजीब बात है कि आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, मगर उनके अंदर एक खास बात जो मैंने महसूस की वो ये थी कि जो कहते थे वो करते थे। ये तो अर्जुन सिंह जी को मैंने देखा था जब वेनेजुएला का प्रेसिडेंट था, ऐसे ही थे, जो बात कहते थे वो पत्थर की लकीर होती थी। गुरदास कामत जी जो बात कहते थे वो पत्थर की लकीर होती थी। उनका अगर कोई हमदर्द है, कोई साथी है, कांग्रेस के लिए खड़ा है, उनके साथ खड़ा है, उसके लिए पूरे जज्बे के साथ खड़े होते। इस तरह की लीडरशिप की होगा तो ही बात बन पाएगी। अगर मैं किसी से वायदा करूं कि साहब आपकी टिकट के लिए मैं कोशिश करूंगा, तो उस टिकट की कोशिश को कहीं गाड़ी में बैठते बैठते मैंने कान में कह दिया कि साहब मैं कोशिश करूंगा, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं सच में उसकी कोशिश करूं। दिल्ली आए तो मैं उसको लेकर दौड़ूं, लेकिन ये भी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ अकलियत है, चूंकि मुसलमान आप इसलिए चुनाव आपकी टिकट होनी चाहिए और आप चुनाव आप लड़ेंगे, ये बात भी गलत है। अगर आप मुसलमान हैं या दलित है या ईसाई है या माइनॉरिटी के किसी हिस्से के हैं डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बेस्ट परफॉर्मर हो। अगर वहां 20 आदमी दौड़ रहा है तो लोग कहे साहब 20 तो दौड़ रहा है, लेकिन सबसे शानदार ये आदमी है जो अकलियती तबके का जरूर है लेकिन चुनाव नहीं जीत सकता है। ये एक्सेप्टेंस पैदा करनी चाहिए। परफॉर्मेंस के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कोटे की सियासत बंद करनी पड़ेगी। अगर हम कोटे की सियासत बंद कर देंगे, सच में जमीन पर परफॉर्म करेंगे, तो कोई माइकल आल ऐसा नहीं है जो हमें डिपार्टमेंट के ताल्लुक से बात करूं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जहां पे चैलेंज है वहीं पे काम करने की गुंजाइश है। जिस चीज के बारे में कहा जाए कि ये सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें एडजस्टमेंट हो जाए तो चलो हमारी तो दुकान चलती रहेगी। चलती हुई गाड़ी को पे बैठ गए और चलने लगे तो ये कौन सा चलना हुआ? अरे भाई वह है ना कि वतन की रेत हमें एलिया न करने दे, हमें यकीन है पानी नहीं निकलेगा। जहां से पानी नहीं निकलना है वहीं से पानी निकालना है। जिस डिपार्टमेंट में लोग आते हुए सोचे कि यार इसमें काम करना ठीक रहेगा, कहीं एडजस्टमेंट नहीं हो रहा तो चलो बब्बू भाई से चिट्ठी ले लो, इसलिए कि भाई कहां जाएंगे, मेन कांग्रेस में है नहीं, पीसीसी में एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है और संजय निरुपम फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, या पीसीसी में अशोक चौहान साहब अवेलेबल नहीं है, यूथ कांग्रेस में चुनाव हो गया, बड़ा महंगा काम है, एनएसयूआई की उम्र निकल गई, महिला कांग्रेस में जा नहीं सकते, सेवा दल में टोपी लगानी पड़ेगी, यही पे अपना बब्बू भाई के साथ बैठेंगे और अपना एडजस्टमेंट प्रदेश के होगा देता। मुझे लगता है कि इस मोड से बाहर निकलना पड़ेगा और ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि सब माहौल क्रिएट करे कि साहब अगर लीडरशिप जो है ये लगे कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम करना हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो टॉप पे ऊपर आदमी बैठा हुआ है उसको लोग उम्मीद के साथ देखते हैं, वो बेसिकली ब्रांड, उसको जब आप देखते हैं तो उसके उस ब्रांड वैल्यू पर ही लोग जुड़ते हैं। ऊपर का आदमी कैसे, उस ऊपर के आदमी ने अपने ब्रांड को कैसे खड़ा किया है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसका क्रेज कैसा है, उसका काम का तरीका कैसा है,
सोशल मीडिया पे वो क्या लिख रहा है। हाँ, हालांकि हम भी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे नहीं, मगर क्या कैसे लिख रहा है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस शशि थरूर ने खड़ी की, प्रोफेशनल्स के बीच में काम कर रही है, मगर शशि थरूर की एक ब्रांड वैल्यू है, तो प्रोफेशनल कांग्रेस का स्ट्रक्चर एक साल के अंदर खड़ा हो गया। के राजू इसी डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने कोशिश की, हालांकि वो बड़े ब्रांड नहीं थे, मगर उन्होंने ग्रास रूट पे काम किया, एससी डिपार्टमेंट काफी हद तक ठीक हुआ। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को नहारी पाए कबाब बिरयानी के मोड से बाहर निकालना पड़ेगा। अब कोई नेता है तो उसको वेज खाना खिलाइएगा, दाल रोटी आ गई है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, जहां बिरयानी मिलती है। ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपको सीरियस मैसेज देने की जरूरत है, और खास तौर से दूसरे लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि अगर आप असेंबली का इंतखाब जीत रहे हैं तो वो हमारे डिपार्टमेंट की वजह से और हमारे लोगों की वजह से जीत रहे हैं, और हमको वोट करना, आपको काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसका पायलट 6 डिस्ट्रिक्ट है आपके, 6 लोकसभा है, 6 लोकसभा में करिए, लोकसभा का इंतखाब और असेंबली का इंतखाब एक साथ होगा। ये तय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मोदी की फेस वैल्यू पर फडणवीस के फेस पे कोई खास दम नहीं। अगर बीजेपी को यहां परफॉर्म करना है तो वो लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना चाहेगी, और इसलिए कराना चाहेगी कि मोदी का 3-4% फायदा उनको स्टेट में मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि शिवसेना चुनाव बीजेपी से अलग लड़े, जिस तरह का मैसेज महाराष्ट्र की सियासत को लेकर है। अगर यह होता है तो आपके फेवर में, लेकिन आप ये समझिए कि वक्त सिर्फ 7-8 महीने का है। इलेक्शन का 1-1.5 महीना तो ऐसा होता है कि उसमें कोई गुंजाइश होती नहीं। 3-4 महीने से पहले कांग्रेस के लोग बायोडाटा लेकर दौड़ने लगते हैं, इधर उधर के साथ टिकट चाहिए, 4 नेताओं को पकड़ते। तो यही वक्त है काम को करने का, कि कैसे हम ग्रास रूट पर चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, सोशल मीडिया का, ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का सहारा लेकर अपनी बात को ठीक ढंग से प्रोजेक्ट करके जाकर जमीन पर चुनाव लड़ पाए। हमारे लिए, खास तौर से नौजवानों के लिए कह रहा हूं, और जो लोग जज्बे के साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए कह रहा हूं कि नेता बनने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। कांग्रेस एक बार सत्ता में आ जाएगी तो नेता नहीं बन पाओगे। आज गुंजाइश है, जब एस्टैब्लिश हो जाती है पार्टी और चीजें सेटल हो जाती है तो कोई नेता बनता नहीं है। आज गुंजाइश है, जो काम करेगा, जो परफॉर्म करेगा, जो नतीजा देगा, जो दिखेगा, जो लड़ाई लड़ेगा, वो नेता बनेगा, और नेता बनेगा तो सांसद विधायक यूं ही बन जाएगा, कोई संघर्ष करने की उसके लिए जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसलिए इस टारगेट के साथ काम करिए। सब लोगों ने बहुत शानदार और अच्छी बातें की हैं। मैं बड़ी तफसीली बात शायद कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं 1-2 बातें और करके अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। कि एक साहब ने ये कहा कि मुसलमानों के तालीम के सवाल खड़े किए थे, सर आपने खड़े किए। मुझे तो लगता है कि वजूद का सवाल है, तालीम तो बाद में होगी, आपका वजूद होगा। एनआरसी हो गया असम में, 40 लाख लोगों को कहा गया कि आप हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं, उनके पास प्रूफ। उसमें बीजेपी ने बहुत भारी ब्लंडर कर दिया है, उसमें 13 लाख हिंदू भी आ गए, ये डेटा आ गया। लेकिन सबके पास कागजात, मैं आसाम हो गया है। बप्पू भाई जिस दिन मुझे आपकी दावत पे आना था, मैं उस दिन आसाम चला गया था, इसलिए गया था कि 40 लाख लोगों का यही आना था। उसमें कहानी यह है कि आपके वजूद पर सवाल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अब अमित शाह कह रहे हैं कि हम तो बंगाल में भी करेंगे एनआरसी, उसके बाद कहेंगे हम दूसरे स्टेट में करेंगे, कुछ बीजेपी के प्रवक्ताओं ने शुरू कर दिया कि हम पूरे देश में करेंगे। एनआरसी से होगा कुछ नहीं, एक तरह का देश में माहौल खराब हो जाएगा, और आपकी अपनी आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप इस देश के बाशिंदे हैं या नहीं। तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी लड़ाई, इसको समझने की जरूरत है कि आज की लड़ाई सबसे पहले सियासी लड़ाई, उस सियासी लड़ाई को जीत लें। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस के साथ दूसरे दल शामिल होते हैं, जो कि यकीनन होगा 2019 में इंशाल्लाह, जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये कर सकते हैं, उसके बाद हम अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई शुरू करें, क्योंकि आज तो लड़ाई बनी, आज तो लड़ाई नदीम जावेद को एमएलए बनाने की, आपको एमपी बनाने की, भाई को एमएलए बनाने की नहीं। आज तो लड़ाई इस बात की है कि किस तरह से हम मोदी और अमित शाह को और आरएसएस को, नजरिए फिक्र को इस देश से बाहर करें और कांग्रेस को ले करें, क्योंकि कोई अल्टरनेट नहीं। कांग्रेस अगर नहीं है तो इस देश में दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, और कांग्रेस अगर अल्टरनेट होगी, कांग्रेस एक मजबूत ताकत होगी, तो उसके आगे पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। पहला यूपीए जो बना था 145 सीट्स पर बना था, 145 सीटों का, और 10 साल चला, और मैं तो
दूसरी बात भी सर कहता हूं कि लगता है कि इस देश में देश की जनता हर 10 साल में प्रयोग करती है। सबसे पहले कांग्रेस को 67 में बाहर किया 9 राज्यों में, ठीक 10 साल के बाद 77 में बाहर किया, ठीक 10 साल के बाद 89 में बाहर किया, और ठीक 10 साल के बाद 98 में बाहर किया। जब 67 में बाहर किया तो 71 में आए, जब 77 में बाहर किया तो 80 में आए, जब 89 में बाहर किया तो 91 में आए, और जब 1996 और 98 में बाहर किया। विदेशी मूल का मुद्दा इतना बड़ा चला है बीजेपी ने पूरे देश में, लेकिन देश की जनता ने सोनिया गांधी को 2004 में जनादेश देकर कांग्रेस को इस देश में सत्ता दी। हर 10 साल में प्रयोग हुआ है, कोई नई बात नहीं। इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ है, ज्यादा फैनेटिक है, ज्यादा जिहादी है। दूसरे क्या जिहादी होंगे, ये सब जिहादी जिस तरह का नजरिया है। और जिहाद के लफ्ज कुछ और है, लेकिन जिस तरह जिहाद को प्रोजेक्ट किया जाता है उस पर सवाल खड़े कर रहा हूं कि ये लोग फैनेटिक लोग हैं। मैं समझता हूं कि जो ठीक कहा था कुछ साथियों ने कि जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, उसी तरह का नजरिया फिक्र आरएसएस और बीजेपी का है, और खासतौर से मोदी और अमित शाह की बीजेपी का है, जो पूरे मुल्क को तबाह करने पर लगा हुआ है। और इस लड़ाई को बहुत समझदारी के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ लड़ने की जरूरत है। एक बात और कर दूं, बार बार आतंकवाद की बात होती है और आखिरी बात कह रहा हूं। ऑस्कर जी ने एक बात कही थी, मुझे याद है, एक एनएसवाई के सम्मेलन में आए थे, तो ऑस्कर जी ने कहा था कि एक बार इलेक्शन थे 91 के, तो एक पोस्टर लगा था और उस पर लिखा हुआ था, राजीव जी की फोटो थी, वोट फॉर पीस, वोट फॉर कांग्रेस। और एक हफ्ते के बाद राजीव जी शहीद हो गए। फ्रंट लाइन एक मैगजीन आती है अंग्रेजी की, उसने राजीव जी की फोटो, शहादत की फोटो लगाई थी फ्रंट पेज पे। उस फोटो को उस मुफक्किर ने, उस पेंटर ने लगाया पेंटिंग पे और लिखा पीसेस फॉर पीस, शांति के लिए जिसको अपने दे दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो हमारे राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े करते हैं। आप कहते हो हम राष्ट्रवादी नहीं, हम इस देश के लिए लड़ने वाले कांग्रेस के लोग नहीं। इंदिरा जी ने शहादत दी, बेन सिंह ने शहादत दी, गांधी की शहादत एक विचार की शहादत है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के इशारे पर हुई है। और हम समझते हैं कि इस वैचारिक लड़ाई को न सिर्फ धार देने की जरूरत है, बल्कि आरएसएस और बीजेपी के नजरिए फिक्र को इतनी मजबूती के साथ जमीन पर ले जाना है कि इनकी नफरत की सियासत को बताकर यह कहना है कि गांधी के कातिल हैं, और गांधी के नजरिए फिक्र पर हमला करना, इस मुल्क के विचार पर हमला करना है। और इस लड़ाई को आपको ताकत देनी। मैं बेहद शुक्रिया करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं मुंबई कांग्रेस के साथियों ने वायदा किया है, अमीर भाई से लेकर, जिया भाई से लेकर, सांसद जी से लेकर, बब्बू भाई से लेकर और यूसुफ भाई से लेकर, और आप तमाम लोगों ने वायदा किया है और ये कसम खाकर कि हो सकता है कि हमारा जाती इख्तिलाफ होना भी चाहिए। जिंदा कौमों की निशानी होती है कि आपस में इख्तिलाफ होता है। वो कोई भीड़ का हिस्सा है। उर्दू में भीड़ और भेड़ कैसे लिखी जाती है, ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ ऊपर नुक्ते का फर्क होता है, लेकिन हम भीड़ का हिस्सा नहीं है। जिंदा कौमों की और समझदार कौमों की निशानी है कि उनमें इख्तिलाफ हो, मगर इख्तिलाफ इस हद तक नहीं हो कि उससे हमारा नुकसान हो जाए, उससे हमारी आने वाली नस्लों का नुकसान हो जाए, उससे हमारी सियासी समझदारी का नुकसान हो जाए, और सबसे अहम बात हमारे वजूद का नुकसान हो जाए। अगर हमारे वजूद पर हमला है तो हमें अपने लोगों के साथ कुछ समझौते करने पड़ेंगे और समझौतों को समझना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मुंबई कांग्रेस के नेता नहीं मानते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो ये आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि आप इनका दामन पकड़ कर कहिएगा कि साहब आपने बात तो बहुत बड़ी की थी, लेकिन जब जमीन पर काम करने की बात आई तो आपने बात नहीं मानी। दामन पकड़कर उनको याद दिलाने का काम आवाम को करना पड़ेगा। जब लीडरशिप हारती है, लीडरशिप खड़ी नहीं होती है, तो आवाम खड़ी हो जाती है, और आवाम के खड़े होने से पहले नेताओं को जाग जाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुंबई कांग्रेस के लोग, महाराष्ट्र कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के नजरिए फिक्र को और गांधी कांग्रेस को बचाने की और मुल्क को बचाने की लड़ाई के जरिए अपने इख्तिलाफात को हाशिए पर डालते हुए बड़ी लड़ाई के लिए और धारदार और जानदार लड़ाई के लिए तैयार होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। उन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करते हुए फैज अहमद फैज की एक नज्म है, उसके हवाले से बात को खत्म करता हूं कि दाग दाग उजाला ये शब्द गुज़ीरे सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब्द गुज़ीरे सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, निजात दिलो दिल की खड़ी नहीं आई।
बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, एक बार फिर हाथ जोड़ से आपका शुक्रिया करता हूँ। इस रूहानी और अदबी महफिल के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। बखुदा ये कोई सियासी महफिल नहीं लग रही है, एकदम रूहानी और अदबी महफिल लग रही है। सब लोग एक बार हाथ उठा के जरा समर्थन कर दीजिए, प्रस्ताव पास हो जाए कि सब लोग मिलजुल कर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।